नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कराएंगे। इसमें हम आपको शिक्षण के सिद्धांत या फिर जिसे सीखने के सिद्धांत कहते हैं उसे कराएंगे और एक ही वीडियो में सभी सिद्धांत आपको बता देंगे। इसका अर्थ समझते हैं। शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण सिद्धांत क्या है? एक सिखाने की प्रक्रिया है कि बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाए। तो ये बच्चों को सिखाने की एक प्रक्रिया है, या फिर हम कह सकते हैं किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। पढ़ाने को तो किसी भी प्रकार पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को समझ में भी आए सरल तरीके से। तो किस प्रकार पढ़ाया जाए, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इन प्रक्रियाओं को शिक्षण सिद्धांत में बताया गया है कि जिससे बालक जल्दी से जल्दी सीख जाएं और किस प्रकार सीख सकते हैं, वह सीखने में किस प्रकार अपनी रुचि रखेंगे, किस प्रकार उसे जल्दी से ग्रहण कर लेंगे या समझ जाएंगे किसी विषय को। तो ये शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। और आपके जो एक मनोवैज्ञानिक थे गेज, उन्होंने बताया है कि शिक्षण के सिद्धांत 3 बातों का उत्तर देता है। कौन कौन सी बातों का उत्तर देता है? कि शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करता है, शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करता है या किस प्रकार पढ़ाता है, वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, वह ऐसा क्यों पढ़ाता है। और तीसरा उत्तर देता है कि उस व्यवहार का बालक पर क्या प्रभाव होगा, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसका बालक पर क्या प्रभाव होगा। ये किसने बताया? गेज ने बताया। तो देखते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। हमारा मतलब यही था कि आप शिक्षण को समझ लें कि शिक्षण के जो सिद्धांत हैं या शिक्षण सिद्धांत हैं वो बच्चों को जब हम सिखाते हैं, किसी भी विषय को या किसी भी जानकारी को देते हैं या उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो हम किस प्रकार करें। तो ये प्रक्रिया है। देखते हैं दोस्तों, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत को क्या कहते हैं? करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में आता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बताइए या फिर आए करके सीखने का सिद्धांत बताइए या समझाइए, और ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों, बालक स्वयं की क्रिया द्वारा सीखता है। जब बालक स्वयं करके सीखता है, जैसे आपने क्या है उसे गणित के कोई सवाल दिए जोड़ घटाव के, जब वह स्वयं करके सीखेगा तो वह जल्दी सीख जाएगा। तो इसे ही कहते हैं कि स्वयं की क्रिया द्वारा सीखना। स्वयं की क्रिया द्वारा सीखना या स्वयं करके सीखना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का या करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। अतः बालक को करके सीखने का अवसर देना चाहिए। तो आप क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत समझ गए। जब बालक स्वयं की क्रिया द्वारा सीखता है, या फिर हम कह सकते हैं वह जब बालक स्वयं करके सीखता है, तो उसे क्रियाशीलता के सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। बालक को करके सीखने का अवसर देना चाहिए, जिससे बालक सीखे। जब स्वयं करके सीखेगा तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, यानी उसे कभी भूलेगा नहीं। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा का सिद्धांत, और ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रेरणा का सिद्धांत
और अभिप्रेरणा का, दोनों ही नाम से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्रेरणा सीखने में रुचि को उत्पन्न करती है। जो प्रेरणा है या अभिप्रेरणा है वह सीखने में रुचि को उत्पन्न करती है। अतः बालक को सिखाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर बालक को पढ़ने में रुचि आ गई तो वह किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक को सरल से सरल तरीके से समझ जाएगा। अगर रुचि नहीं है तो कितना भी आप सरल तरीका उसे बताना या कितने भी अच्छे तरीके से समझाना तो वह समझेगा नहीं। तो क्या है, बालक को रुचि पढ़ने में होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो आपका अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत है, तो प्रेरणा के सिद्धांत में क्या लिखना है आपको कि प्रेरणा सीखने में रुचि को उत्पन्न करती है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जिससे वह उस विषय वस्तु को सरलता से सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, रुचि का जो संबंध है वह ध्यान से होता है। रुचि का संबंध किससे होता है? ध्यान से। बालक जिस विषय वस्तु में रुचि, यानी कि बालक की जिस विषय वस्तु में रुचि होती है उसे सरलता से सीख लेता है, और जिस विषय वस्तु में उसकी रुचि नहीं होती है उसे वह विषय या विषय वस्तु कठिन लगती है। अतः बालक को कार्य या किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये रुचि का सिद्धांत है, और ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत था, और पहला हमने आपको कराया क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है उसे देखते हैं। निश्चित उद्देश्य बालकों में रुचि उत्पन्न करते हैं। यानी यदि किसी बालक को बताया जाए कि इसका उद्देश्य पढ़ने का यह है, तो वह पढ़ने में रुचि लगेगी, यानी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो निश्चित उद्देश्य बालकों में रुचि उत्पन्न करती है, अतः बालकों को विषय वस्तु का उद्देश्य बताना चाहिए। उद्देश्य से रुचि उत्पन्न होती है और रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। यदि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो गई तो वह किसी विषय वस्तु को सरल तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि रुचि से क्या है, उसका ध्यान है वह पढ़ने में लगेगा। केंद्रित का मतलब यह है कि वह जिस टॉपिक को पढ़ रहा है उसे वह ध्यान से पढ़ेगा, तो वह उस विषय वस्तु को सरलता से समझ जाएगा। तो यह क्या था? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नियोजन का सिद्धांत। सफलता का आधार पूर्व नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय या विषय वस्तु का पूर्व नियोजन करना चाहिए। कुशल शिक्षण का आधार नियोजन है, अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उसमें क्या पढ़ाना है, किस विधि को अपनाना है, किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, और संभवतः समस्याओं को किस प्रकार हल करना है। ऐसा न करने से शिक्षण में समय उसके सामने कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार आप जो शिक्षक है वो पढ़ाने से पहले क्या है, प्लानिंग कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, नियोजन का सिद्धांत, ये हमने बेसिक नॉलेज दी। अब समझते हैं नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विषय को पढ़ाने से पहले योजना बनानी चाहिए कि किस विधि से पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है। अतः छात्र या बालक योजना बनाकर पढ़ेंगे तो विषय वस्तु उन्हें सरल लगेगी।
तो इस प्रकार आपने नियोजन का सिद्धांत देखा। नियोजन के सिद्धांत में शिक्षक और बालक दोनों के लिए ही प्लानिंग थी कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे बालकों को पढ़ाने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं वह भी किसी विषय वस्तु को प्लानिंग के अनुसार ही पढ़ें, तभी वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है और अच्छे ज्ञान को, यानी जिस विषय को वो पढ़ रहा है उसे अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत देखते हैं। ज्ञान अति विस्तृत है, अतः बालक की योग्यता के अनुसार उसमें से केवल उपयोगी बातों का ही चयन करना चाहिए। क्या और कितना पढ़ाना है यह उसको चयन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं कि भूगोल का शिक्षक संसार में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु का ज्ञान 1 घंटे में नहीं दे सकता। उसमें उसमें से किसी एक प्रकार की जलवायु का चयन करना पड़ेगा। चयन के सिद्धांत का महत्व बताते हुए रायबर्न ने लिखा है, चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। तो ये चयन के सिद्धांत का सार था। अब समझते हैं आपको उसमें से क्या पॉइंट लिखने हैं। बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार विषय वस्तु के उपयोगी तथ्यों का चयन करना चाहिए। तो चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं कि बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार विषय वस्तु के उपयोगी तथ्यों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बालकों में क्या है, व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अगर एक कक्षा में 50 छात्र हैं तो सभी में अलग अलग भिन्नताएं होंगी, सीखने की होंगी कुछ भिन्नताएं अलग, बुद्धि में भी अलग हो सकते हैं, रुचि में भी अलग हो सकते हैं। तो यही बताया गया है कि बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः शिक्षण के समय उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे बालकों का मिलान प्राय असंभव है जिनके सब कार्य और चारित्रिक गुणों में एक रूपता हो। तो ऐसे बालक नहीं मिलेंगे आपको। शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार उसे योग्य बालकों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप समझ गए कि व्यक्तिक भिन्नताओं क्या होती हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। आपके जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो मेन फोकस क्या है, पढ़ाने से है। तो आपको जो भी लिखना है वह विषय वस्तु या पाठ या सब्जेक्ट से घूमते हुए जो भी पॉइंट बनाने हैं अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। तो देखते हैं, या आपने इसका व्यक्ति भिन्नताओं का सार देखा, हमने समझाया। अब क्या लिख सकते हैं आप देखते हैं दोस्तों। बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। जो बालक होते हैं उनमें क्या है, व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अतः बालकों के मानसिक स्तर, रुचि आदि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या था, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतंत्री हो। उसे छात्रों का मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उसे उनके उसे उसे क्या करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के यानी छात्रों को
प्रश्न पूछने की कक्षा में स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने लोकतंत्री व्यवहार के सिद्धांत का जो सार था वो समझा। अब देखते हैं दोस्तों, जो आपके मेन पॉइंट है वो क्या लिखना है आपको, कि शिक्षण को, जो शिक्षण है यानी जो शिक्षक सिखा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, शिक्षण कार्य कहेंगे। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण होना चाहिए। बालक को प्रश्न पूछने, अपने विचार को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। पहले इसे समझते हैं। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। जो रायवर्न है उन्होंने बताया है कि हर पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुका है। तो ये रायवर्न ने बताया था। और जीवन एक निरंतर अनुभव है। बालक प्रतिदिन कुछ न कुछ अनुभव करके सीखता है जिसका संबंध पिछले अनुभवों से होता है। बालक के अनुभवों का उसके पुराने अनुभवों से संबंध स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से बालक नए अनुभवों या नए ज्ञान को सरलता से समझ जाता है। तो इस प्रकार आपने जीवन से संबंधित संबंध स्थापित करने के सिद्धांत का जो सार था वो समझा। अब देखते हैं दोस्तों, आपको पेपर में क्या लिखना है। बालक को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। बालक को जो सिखाया जा रहा है उसका संबंध उसके जीवन से होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जीवन से संबंध स्थापित करने का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब है दोहराना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो बालक किसी कठिन विषय वस्तु को, जो बालक है, बालक को किसी विषय वस्तु को या किसी कठिन विषय वस्तु को सिखाने के लिए उस विषय को बार बार दोहराना चाहिए। यदि आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, उस टॉपिक को बार बार अगर दोहराओगे तो जो आपके साथ जो छात्र जुड़े हैं या जो छात्र आपसे पढ़ रहे हैं वो भी दोहराएंगे। तो इससे क्या होगा, जो उन्हें कठिन विषय लग रहा होगा वो सरल लगने लगेगा, वो सरलता से समझ जाएगा। तो बालक को किसी कठिन विषय वस्तु को सिखाने के लिए उस विषय वस्तु को बार बार दोहराना चाहिए। इस प्रकार कठिन पाठ भी सरल हो जाता है। तो यह आपका आवृत्ति का सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नियोजन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। बालक को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए। यानी आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें उसको रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। तो आप खेल विधि से उसे पढ़ा सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि बालक को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए। यदि बालक पढ़ने में मनोरंजन का अनुभव करेगा तो वह कठिन विषय को भी सरल तरीके से समझ जाएगा। तो निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या है, बालक को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए, यानी खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। यदि बालक पढ़ने में मनोरंजन का अनुभव करेगा तो वह कठिन विषय को भी सरलता से समझ जाएगा। तो ये था आपका निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विभाजन या लघु सोपान का सिद्धांत। तो इसमें विभाजन का मतलब है यानी किसी टॉपिक या किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाना। तो इस प्रकार आपने देखा कि बालकों को किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाना या फिर सोपानों में विभाजित करके पढ़ाना, ये क्या कहलाता है, विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। यानी बालकों को विषय वस्तु
सोपानों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। विषय वस्तु को सोपानों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, अर्थात विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने विभाजन का सिद्धांत देखा। तो ये 12 आपके शिक्षण के सिद्धांत हैं और इनसे आपके प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं उन्हें सीखने के सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग माने होता है शिक्षण, यानी सिखाना, सीखना नहीं, सिखाना। लर्निंग माने होता है सीखना और टीचिंग माने होता है सिखाना। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण सिद्धांत क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण के सिद्धांत क्या है? किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। देखते हैं इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बालक करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, तो उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा वह स्थायी होगा। तो इस प्रकार बालक को करके सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी बालक स्वयं की क्रिया द्वारा सीखता है, उसे क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। बालक को करके सीखने का अवसर देना चाहिए। हम यहाँ पर आपको मेन पॉइंट लाते हैं, जिससे आप चाहें तो इन 3-4 लाइनों से आप 10-12 लाइन बना सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसे प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या है? रुचि का संबंध ध्यान से होता है। बालक जिस विषय वस्तु में रुचि बालक की जिस विषय वस्तु में रुचि होती है उसे वह सरलता से सीख लेता है। अतः बालक में कार्य के प्रति या विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य बालकों में रुचि उत्पन्न करता है, अतः बालकों को विषय वस्तु का उद्देश्य बताना चाहिए। उद्देश्य से रुचि उत्पन्न होती है और रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले योजना बनानी चाहिए कि किस विधि से पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है। अतः छात्र योजना बनाकर पढ़ेंगे तो विषय वस्तु को सरल तरीके से सीख लेंगे, यानी यह नियोजन शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आवश्यक है। चयन का सिद्धांत, बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार विषय वस्तु के उपयोगी तथ्यों का चयन करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता, यहाँ आपका एक शब्द है व्यक्तिक भिन्नता, तो इससे ही आप अर्थ निकालकर पढ़ा सकते हैं या लिख सकते हैं कि बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बालकों में क्या होता है? व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, अतः बालकों के मानसिक स्तर, रुचि आदि भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्री वातावरण होना चाहिए। बालक को प्रश्न पूछने, अपने विचार को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। बालक को सिखाए जाने वाली विषय वस्तु का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। बालक को जो सिखाया जा रहा है उसका संबंध उसके जीवन से होना चाहिए। तो ये था आपका जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आवृत्ति का सिद्धांत। बालकों को किसी कठिन विषय को सिखाने के लिए उस विषय वस्तु को बार बार दोहराना चाहिए। इस प्रकार कठिन पाठ भी सरल हो जाता है। तो ये था आपका आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, बालकों को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए। यदि बालक पढ़ने में
मनोरंजन का अनुभव करेंगे तो वह कठिन विषय को भी सरलता से समझ जाएंगे। तो इस प्रकार आपने निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विभाजन या लघु सोपान का सिद्धांत। बालकों को विषय वस्तु सोपानों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, अर्थात विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांत की अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं टेवर्स के अनुसार। टेवर्स ने क्या बताया है, शिक्षण सिद्धांत, जो शिक्षण सिद्धांत हैं, बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। क्या बताया है, जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिसमें एक और शिक्षा के परिणाम, एक और क्या होते हैं, जो शिक्षा के रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये आपके किसने बताया, टेवर्स ने बताया। तो यदि आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता। शिक्षण जो सिद्धांत हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नंबर 1, सिखाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए, सिखाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए। अगर क्लास का वातावरण सही है तो क्या है, जो छात्र हैं वो सही तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, शिक्षा के परिणामों तथा छात्रों की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। जो शिक्षा के परिणाम क्या निकलेंगे और छात्र हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका जो आपस में संबंध स्थापित करने के लिए शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालकों को सिखाने के लिए जो आप विषय वस्तु उसको सिखा रहे हैं वो सरल तरीके से किस प्रकार सिखाया जा सकता है, यह शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। बालकों को या बालकों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अगर बालकों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो गई, अगर आपने कठिन तरीके से या कोई इस प्रकार से बालक को पढ़ा दिया तो बालक क्या है, फिर कभी पढ़ाई नहीं करेगा, वो पढ़ाई से दूर भागेगा। तो इसलिए क्या है कि बालक को सरल तरीके से समझाया जाता है, उसको पढ़ाई में रुचि उत्पन्न कराई जाती है, जिससे रुचि उत्पन्न हो गई तो वह उस विषय को या उस जो आपका टॉपिक है जिसे वह सीख रहा है उसमें उसका मन लगेगा और रुचि उत्पन्न होगी तो वह सरल तरीके से उसे सीख लेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, नोट कर लें, 5वां पॉइंट, सीखने के लिए समुचित परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, नोटबुक पर नोट करते रहें, शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और छात्र को किस प्रकार सिखाना है यह भी इसके माध्यम से शिक्षण सिद्धांत के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसे यह पता पड़ता है शिक्षक को कि हमें छात्र को किस प्रकार सिखाना है और यह प्रभावशाली शिक्षक बनने की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए भी शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांत वर्तमान ज्ञान को संगठित करते हैं, इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से छात्र अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षक अपने विचारों को छात्रों में प्रस्तुत कर सकता है सरलता से और उसे सरल तरीके से किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा सकता है। इसके माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षण के कितने स्तर हैं और उनकी व्यवस्था किन प्रतिमानों पर आधारित है तथा शिक्षण के कौन कौन से विभिन्न स्वरूप हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, या फिर आपको ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये भी 4 पॉइंट हैं आपके
कि सीखने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए, अगर कक्षा का वातावरण या फिर हम कह सकते हैं जो विद्यालय का वातावरण है वह शांतिपूर्ण है, जो बच्चा है उसके अनुसार है, यानी कि जो अब जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित है। अगर छात्र को विद्यालय में कोई मानसिक तनाव नहीं है तो वह सही तरीके से सीख लेगा वहाँ पर। अगर उसको क्या है कि प्रेशर है, कोई अध्यापकों का डर है या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम है तो वह विद्यालय में सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसलिए सिखाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है शिक्षा के परिणामों तथा छात्रों की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। और इससे यह पता पड़ता है कि जो बालक है वह किस प्रकार सीखेगा या शिक्षक किस प्रकार सिखाएगा। बालक का जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार शिक्षक को सिखाना चाहिए। प्रत्येक जो बालक हैं, कक्षा में बहुत से बालक हैं, उनमें जो उनके गुण हैं यानी जो उनमें भिन्नताएं हैं, उनकी बुद्धि हो सकती है, उनकी रुचि हो सकती है, अलग अलग होगी, तो उसको ध्यान में रखकर शिक्षक को शिक्षण कार्य करना है। तो यही सब आप आवश्यकता में लिख सकते हैं। बालकों को सिखाने के लिए आवश्यक है, किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए, और बालकों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है। इस प्रकार आपने देखा जो शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांत का जो टॉपिक था आपने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और हमारा प्रयास यही था कि आप वीडियो देखते देखते याद कर लें या याद हो जाए आपको, क्योंकि आपको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू दोस्तों।